हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल इंतजार आप लोगों का खत्म हो गया। हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न ये कई वीडियो में लेकर आ गया हूं। साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में 100% आएंगे। इससे बाहर एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। प्रश्न ही नहीं, इसका सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ। इस वीडियो को टारगेट हमने 5000 लाइक तक रखा है। बहुत मेहनत करके लिखा हूँ मैं, ठीक है, और आपकी डिमांड पे ही लिखा हूँ। साइंस में आप लोगों को दिक्कत हो रही थी, 1% दिक्कत नहीं होगी। मेरी गारंटी 100% वीडियो पूरा देख ले हुए 95% लिखित में आपको बता रहा हूँ कि 100% आएंगे, ठीक है। तो चलो पहला प्रश्न देखते हैं, लेकिन लाइक करना है और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पहला प्रश्न देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि ऊष्माक्षेपी दहन एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। देखिए, ऊष्माक्षेपी को दहन अभिक्रिया कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी दहन अभिक्रिया ही पूछ लेता है। तो ऊष्माक्षेपी को दहन अभिक्रिया कहते हैं। एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण देना है। देखो, एनसीईआरटी का प्रश्न है। 2020 और 2022 में प्रश्न पूछा गया। 2023 में 100% लिस्ट में जारी होगा ये प्रश्न, ठीक है। चलो जानते हैं, सिंपल टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले हेडिंग आप डालोगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, कोष्टक में दहन। क्या होता है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी या दहन अभिक्रिया कहते हैं। देखो, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में कोई भी रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन में क्या होता है कि अभिकर्मक मिलकर उत्पाद बनाते हैं। तो अभिकर्मक मिलेंगे और उत्पाद बनाएंगे। अगर उत्पाद के साथ अगर तुम्हारा ऊष्मा भी निकल रही है तो समझ लो कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा 100%। कैसे, देखो उदाहरण, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस हमने एक मीथेन लिया है, CH4 मीथेन गैस। इसकी अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन से कराया, तो ये अभिकर्मक है। और ये अभिकर्मक आपस में मिलकर देखो ये उत्पाद बना रहे हैं। उत्पाद में क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं और जल बना रहे हैं। और उत्पाद के साथ देखोगे तो ऊष्मा भी निकल रही है, और ऊष्मा निकल रही है तो 100% ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वही होती है कि उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो उत्पाद के साथ देखो ऊष्मा निकल रही है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बस खत्म, ठीक है। तो उदाहरण भी हमने बता दिया। चलो नेक्स्ट देखो, अब देखेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, जस्ट उसका उल्टा होता है। उसमें ऊष्मा निकल रही थी, इसमें ऊष्मा सोखेगी। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया मतलब जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा जो है अवशोषित होती है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो, नाइट्रोजन की अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन से कराया। जैसे ही नाइट्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराया तो यहाँ पे NO बन रहा है, लेकिन माइनस ऊष्मा, मतलब ऊष्मा इसमें अवशोषित हो रही है, ऊष्मा इसमें खर्च हो रही है। तो जिसमें ऊष्मा खर्च होती है वहाँ पे माइनस लिखते हैं, और इसमें ऊष्मा निकल रही थी इसलिए प्लस हमने लिखा है। तो देखो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी समझ में आ गया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी समझ में आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बता रहा हूँ। इससे बाहर एग्जाम में जाएगा नहीं, और ये प्रश्न 100% लिखित है कि आएंगे। अब बस आपको तैयार करना है। कितना सिंपल टॉपिक है, देख रहे हो। तो रटना नहीं है, समझना है। जिस प्रकार मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, उसी प्रकार समझ के आपको एग्जाम में जाना है। पहला प्रश्न क्लियर हो गया ना। नोट्स बनाते जाइएगा, एक पतली सी कॉपी खरीद लीजिए 20 रुपये वाली, ठीक है। और जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको नोट कीजिए, और उसी को बस सुबह उठ के चाहे जब भी टाइम मिले आप लोगों को बस याद करके एग्जाम में पहुंच जाना है, ठीक है। चलो, पहला प्रश्न क्लियर हो गया। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो, दूसरा प्रश्न 6 नंबर के लिए आता है। दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती इस प्रश्न को आने के लिए, ठीक है। एग्जाम में हमेशा बनता है, कोई सा पेपर उठा के आप देख लेना कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सही समझाओ। 2019 में, 2020 में, 2022 में, अब आगे लिस्ट 2023 में भी ये जुड़ेगा, लिखित बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, उसको भी देखेंगे, उसका एक एक उदाहरण भी देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, सिंपल टॉपिक है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल, मैग्नीशियम एक पदार्थ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक पदार्थ है, दोनों आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन एक नए पदार्थ बना दिया, मतलब 100% इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इसी को तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं कि जब ये एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसे अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया। देखो, मैग्नीशियम अलग है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अलग है, दोनों अभिक्रिया करके नया पदार्थ बना दिया। मैग्नीशियम क्लोराइड बिल्कुल नया है, हाइड्रोजन गैस बिल्कुल नया है, नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई है। चलो, अब आगे देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। लिखोगे कि मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार की होती है, तो पहला होता है संयोजन, ऐसे संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में संयोजन ना देखा संकलन अभिक्रिया पूछ लेता है, लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि संकलन अभिक्रिया क्या होती है। भाई, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं हूं आप लोगों के पास। संयोजन को ही संकलन अभिक्रिया कहते हैं। अब संयोजन अभिक्रिया होती क्या है, बहुत सिंपल टॉपिक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक जुड़कर
एक उत्पाद का निर्माण करते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करेंगे। जैसे देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन आप लोगों का एक अलग, ऑक्सीजन आपका अलग पदार्थ, दो अभिकर्मक मिल रहे हैं, सिर्फ एक उत्पाद बना रहे हैं। देखो जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना रहे हैं, मतलब दो अभिकर्मक मिलकर सिर्फ एक उत्पाद बनाए। कोई जरूरी नहीं कि दो है, दो से अधिक भी हो सकता है, लेकिन इधर आपका एक ही होना चाहिए। इधर दो हो, चार हो, 10 हो, क्या फर्क पड़ता है, मिलकर सिर्फ एक ही उत्पाद बनाए, उसी को हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन से कराया, देखो सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, सिर्फ एक उत्पाद बना दिया, मतलब संयोजन अभिक्रिया है। अब देखो संतुलित करके लिखा हूं, संतुलित करने की भी जरूरत नहीं है आप लोगों को, इतना मैं आप लोगों को सुविधा दे रहा हूं, बस आपको याद करना है। आज समझा भी रहा हूं आप लोगों को पूरा कंसेप्ट वाइज, बस आपको प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना है। 95% मार्क्स लाना है इस बार, ठीक है। तो ये तो संयोजन अभिक्रिया क्लियर हो गया। चलो दूसरा कौन सी अभिक्रिया होती है, तो वियोजन अभिक्रिया, इसको मैं साइड करता हूं, ठीक है। चलो देखो समझने की कोशिश करो। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के जस्ट उल्टी होती है। क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूट कर के दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। उसमें क्या हो रहा था कि दो या दो अधिक अभिकर्मक मिलकर एक उत्पाद बना रहा था। इसमें क्या हो रहा है कि एक अभिकर्मक टूटेगा और कई सारे उत्पाद बनाएगा। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक तो केवल एक अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। जैसे देखो फेरस सल्फेट है, सॉलिड के रूप में लिया है। जैसे इसको गर्म कर रहा हूं तो देखो फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में विभाजित हो गया, मतलब एक अभिकर्मक अलग अलग उत्पादों में टूट गया, मतलब वियोजन अभिक्रिया हुई है, ठीक है। अब उतार लो उदाहरण भी इसका, समझ में आया कि नहीं बताओ। संयोजन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा है कि नहीं वियोजन अभिक्रिया, बिल्कुल है। चलो तीसरा होता है यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया भी बहुत सिंपल टॉपिक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी अन्य कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है, उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को तो विस्थापित करेगा ही करेगा भाई, 100% करेगा, उसी को विस्थापन अभिक्रिया करेंगे। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को हमने एक्वस के फॉर्म में लिया, पानी में घुला हुआ, फिर हमने लोहा लिया सॉलिड के रूप में। अब कॉपर सल्फेट का अभिक्रिया में लोहा से करा रहा हूं। अब देखो लोहा जो है अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से, जैसे भिड़ेगा ना तो कॉपर को कहेगा भैया तुम साइड में जाओ, और कॉपर को देखो कर दिया अलग, और अपना क्या किया कि लोहा जो है वो सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके फेरस सल्फेट बना लिया। तो देखो वही चीज तो बोला है, अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके ही यौगिक में से उसको देखो हटा दिया, मतलब विस्थापित कर दिया, तो उसी को तो बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। एक बार फिर पढ़िए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी अन्य कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है, उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार 5 बार 10 बार पढ़ो, याद हो गया, ठीक है। चलो अगला द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है, ये लास्ट प्रकार है इसका। द्विविस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन मतलब समझते हो, ऋण आयन धन आयन, आयनों का आदान प्रदान होकर जो अभिक्रिया होती है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे समझो, जैसे हमने लिया यहाँ पे सोडियम सल्फेट और इसकी अभिक्रिया हमने कराया बेरियम क्लोराइड से, बन क्या रहा है सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। अब आप कहोगे कि सर आयनों का आदान प्रदान कैसे हो रहा है, समझो। देखो आपका है Na2SO4, जब ये टूटेगा तो Na+ में टूटेगा, Na+ में, और इधर का क्लोरीन माइनस में, तो इधर का Na+ में और क्लोरीन माइनस में, तो प्लस और माइनस मिलकर NaCl बना लिया। इधर SO4- में टूटता है, इधर बेरियम जो है प्लस में, तो बेरियम प्लस और SO4- मिलकर बेरियम सल्फेट बना दिया। तो ये जो प्लस और माइनस टूट रहा है तो प्लस माइनस आयन ही तो है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, ये सब अभिकारक हैं, अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से जो आपको उत्पाद बन रहा है, तो आयनों के आदान प्रदान से जो अभिक्रिया होती है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब तो समझ में आ गया ना आप लोगों को, क्लियर, ठीक है। चलो तो ये अब जाके प्रश्न कंप्लीट हुआ। 6 नंबर के लिए प्रश्न आता है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार आप लोगों को याद करना है, कंसेप्ट वाइज एकदम क्लियर हो रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण मतलब समझ रहे हो ना, विरंजक चूर्ण मतलब होता है ब्लीचिंग पाउडर,
उसका रासायनिक नाम बताओ, गुण बताओ, उपयोग लिखो। देखो 13 में, 15 में, 17 में, 18 में, 20 में भरमार लगा हुआ इन प्रश्नों का, और 2023 में भी जुटेगा यह प्रश्न। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण चाहे ब्लीचिंग पाउडर, उसका रासायनिक नाम क्या होता है, गुण क्या होता है, उपयोग क्या होता है, जानते हैं। देखो सबसे पहले लिखोगे कि ब्लीचिंग पाउडर, उसको ही विरंजक चूर्ण बोलते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, तथा अणु सूत्र होता है CaOCl2। याद रखना बहुविकल्पीय में प्रश्न आता है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और अणु सूत्र क्या होता है, CaOCl2। अच्छा, बनाने की विधि कैसे बनता है भैया, उसको देख लेते हैं। तो देखो बहुत सिंपल टॉपिक है बनाने की विधि इसका। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। शुष्क बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने पानी में घुला हुआ है, एक्वस के फॉर्म में लिया है। जैसे इसमें क्लोरीन गैस हमने अभिक्रिया कराया, तो अभिक्रिया कराने पे तुरंत मिलेगा आपको CaOCl2 विरंजक चूर्ण और जल मिलेगा। हमें चाहिए क्या, विरंजक चूर्ण। तो बनाने की विधि क्या है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस क्रिया कराने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। रट जाओ, दिमाग में याद कर लो और रिएक्शन लिख लो। ठीक है, अच्छा उपयोग क्या है भैया, उपयोग भी तो देखना पड़ेगा इसका। देखते हैं धीरे धीरे सब। उपयोग देखो, उपयोग क्या है, वस्त्र उद्योग में करते हैं। सूती एवं लिनन के विरंजक के लिए, सूती एवं लिनन का कपड़ा जानते हो, तो सूती और लिनन का कपड़ा कितना व्हाइटनिंग आता है, एकदम सफेद आता है। तो भैया सफेद किस लिए होता है, क्योंकि उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिला के उसकी गंदगी को साफ किया जाता है। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा, लकड़ी की मज्जा मतलब जो लकड़ी के कागज बनते हैं, तो कागज देखते हो पूरे जैसे व्हाइट पेज है, तो व्हाइट पेज कैसे हुआ होगा, तो कागज की जो लॉन्ड्री लगी होती है, मज्जा होती है, उसमें हम लोग विरंजक चूर्ण मिला के उसको साफ सफाई करते हैं। इसी तरह देखो साफ कपड़ों के विरंजक चूर्ण के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, लॉन्ड्री में जो बड़े बड़े कपड़ों की लॉन्ड्री होती है, जहाँ गंदे कपड़े होते हैं, तो गंदे कपड़े साफ कैसे होते हैं, उस वहाँ पे भी विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल शाइनिंग हो जाते हैं। ठीक है, तो यह उपयोग था। क्लियर हो गया कि नहीं, बिल्कुल। चलो यह प्रश्न अब जाके कंप्लीट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या है कि बेकिंग सोडा की विधि, गुण, अणु सूत्र लिखिए तथा उपयोग बताइए। बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा। अब खाने वाला सोडा की विधि बताओ कैसे बनता है, उसके गुण बताओ, अणु सूत्र बताओ, उपयोग बताओ। 14 में, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में प्रश्न पूछा गया है। चलो देखो उत्तर कैसे समझेंगे इसका। देखो बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है उसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, तथा अणु सूत्र होता है NaHCO3। याद रखना बहुविकल्पियों में दोनों प्रश्न आते हैं कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम पूछ लेता है, तो रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, अणु सूत्र क्या होता है NaHCO3। एक और बात बताऊं, इसे आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हो, इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हो। तो कहीं कहीं हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर कह देगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों चीज एक ही है। ठीक है, कैसे बनता है वो देख लो। इसके निर्माण के लिए साधारण नमक चाहिए भैया हमें NaCl, जल चाहिए H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 चाहिए, और इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे अमोनिया से। और जैसे ही अमोनिया से कराएंगे तुरंत देखने को मिलेगा आपको बेकिंग सोडा। कैसे रिएक्शन देखो, हमने लिया NaCl नमक, हमने लिया अमोनिया, हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, हमने लिया जल। जैसे ही आपस में अभिक्रिया कराया दो चीज मिलकर बनेगा, एक तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और एक बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। में सोडियम बाइकार्बोनेट की आवश्यकता है, देखो बन गया कि नहीं, बिल्कुल। तो सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बना है, साधारण नमक से, अमोनिया से, कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से। इन तीन उपचारों की अभिक्रिया कराने से सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हुआ है, साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड भी बनता है। ठीक है, चलो अब इसके भी तो उपयोग देखने पड़ेंगे भाई कि इसका उपयोग क्या होता है, बिल्कुल देखेंगे। देखो इसका उपयोग करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर, एक केक देखते हो, केक, ठीक है, केक फूला हुआ होता है, उसमें भी प्रयोग किया जाता है। रसोई घर में स्वादिष्ट खाना खाए हो, पकौड़ा खाते हो आदि, ठीक है, तो पकौड़ा वकौड़ा खाते हो वहां पे भी हम लोग उसका ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका, बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। अब जाके यह प्रश्न क्या हुआ, पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हटाऊं इसको, समझ में आ गया ना ये वाला प्रश्न आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लेना, पहले इसको नोट कर लो अच्छे तरीके से। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो देख लो अगला प्रश्न, देख लो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2016 में, 20 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा लिखिए और दो अनुप्रयोग भी लिखना है इसका। और यह प्रश्न दीर्घ उत्तरीय के लिए आता है, किसके लिए, दीर्घ उत्तरीय के लिए आता है। चलिए जानते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। देखो
धातुओं की सक्रियता श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी, वह सूची है। अब ये क्या है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहो या इसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहो, दोनों एक ही चीज होता है। सक्रियता श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है जिसे हम बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे धातुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके सजाया गया है। ठीक है, और उसी श्रेणी को हम लोग सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे में देखो, अब पूरा याद होना चाहिए, यही सक्रियता श्रेणी है। इतने ही तत्वों को आपको याद करना है। क्या है, मैं पढ़ता हूँ। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, अब देखो इसे अवरोही क्रम में सबसे अधिक अभिक्रियाशील, ऊपर जो होगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील, जैसे 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 नीचे बढ़ोगे अभिक्रियाशीलता घटती जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये चीज है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, पोटेशियम, उससे कम क्या है सोडियम, उससे कम क्या है कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्युमिनियम, ऐसे ही घटते जा रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, अगर मैं कहूंगा कि मैग्नीशियम से अधिक अभिक्रियाशील कौन होगा, तो मैग्नीशियम से अधिक अभिक्रियाशील होगा जो इसके ऊपर है। मैग्नीशियम के ऊपर क्या है, कैल्शियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम, तो मैग्नीशियम से सबसे अधिक ये सब होंगे अभिक्रियाशील, लेकिन मैग्नीशियम से कम अभिक्रियाशील जो उसके नीचे होंगे। इसी तरह मैं अगर हाइड्रोजन की बात करूं कि हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील कौन होगा, जो हाइड्रोजन से ऊपर होगा वो अधिक अभिक्रियाशील होगा, और हाइड्रोजन से जो नीचे होगा वो कम अभिक्रियाशील होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे आते हैं सबसे कम अभिक्रियाशील अधिक घटती जाती है। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को सक्रियता श्रेणी। ठीक है, इसका अनुप्रयोग भी पूछा है तो इसका अनुप्रयोग भी देखने वाले हैं, लेकिन आप लोग पहले इसको नोट करो। ठीक है, और ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अनुप्रयोग भी पूछा है कि इसका अनुप्रयोग क्या होगा। ठीक है, इसका यूज कहाँ करेंगे, अनुप्रयोग भी देखा देता हूँ आप लोगों को, वो भी लिखना है ना, उसके नंबर मिलेंगे आपके। अनुप्रयोग में देखो दो चीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं के अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है, क्योंकि इतना अरेंज किया गया है, उसकी सहायता से हम लोग ये देख सकते हैं कि कौन अभिक्रियाशील अधिक है, किसकी अभिक्रियाशील कम है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात कहा है। दूसरा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त की जाती है। अब देखो, अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित वही करेगा जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होगा, और अभिक्रियाशील तत्व यहाँ से हम लोग पता कर लेंगे। कोई भी जब रिएक्शन होगा तो इन्हीं तत्वों का यूज होगा, इसमें जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होगा वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार इससे हमें यह अनुप्रयोग देखने को मिलता है। तो दोनों अनुप्रयोग भी हमने बता दिया। अब जाके यह प्रश्न क्या हुआ, पूर्ण रूप से कंप्लीट। ठीक है, नोट कर लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, 6 नंबर के लिए प्रश्न एग्जाम में हर बार आता है। देखो, मिश्र धातु किसे कहते हैं, कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठक को उपयोग दीजिए। 13 में, 14 में, 16 में, 18 में प्रश्न आया। प्रश्न तैयार करना है क्योंकि दीर्घ उत्तरीय है। 6 नंबर के लिए प्रश्न आता है। कितना सिंपल टॉपिक है। पहले देखो, मिश्र धातु किसे कहते हैं, और कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम बताना है, संगठन और उपयोग। देखते हैं पहले मिश्र धातु। देखो एक एक वर्ड समझते चलना, क्लियर हो जाएगा। देखो, जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है तो ये धातुएं परस्पर मिल जाती हैं। कोई भी 2 धातु है, अगर उसको आप मिला रहे हो, एक निश्चित फिक्स रेशियो में मिला रहे हो, तो ये परस्पर मिल जाती हैं। ठीक है, और एक समांग मिश्रण तैयार करते हैं। समांग तो उसके रेशियो बराबर रहेंगे। ठीक है, ऐसे मिश्रण को हम बोलते हैं मिश्र धातु। देखो पहले यहां तक तो नोट कर लो कि जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक निश्चित अगर अनुपात में मिलाकर पिघलाओगे तो ये धातुएं परस्पर मिल जाती हैं और एक समांग मिश्रण बनाती हैं, और ऐसे मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। यहां तक तो पहले आपको लिखना ही पड़ेगा, यहां तक। ठीक है, इसके बाद की कहानी देखो, फिर लिखोगे, इन मिश्र धातुओं के जो भौतिक गुण हैं वो मूल धातुओं के भौतिक गुणों से बिल्कुल क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। मिश्र धातु के जो गुण होंगे उनके भौतिक गुण से बिल्कुल उसके गुण अलग होंगे। कैसे होंगे, एग्जाम्पल देके समझाता हूं। जैसे उदाहरण के लिए देखो, जैसे मिश्र धातु पीतल है। अब पीतल जिसमें 2 भाग तांबा है और 1 भाग जस्ता, मतलब 2 भाग तांबे और 1 भाग जस्ते से मिलकर पीतल बनता है। लेकिन तांबा जो है जस्ता की अपेक्षा अधिक कड़ा होता है। मिश्र धातु बनाते समय यदि विभिन्न धातुओं को धीरे धीरे गर्म किया जाए और फिर उन्हें धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाए तो नरम मिश्र धातु प्राप्त होती है। अगर आपको नरम मिश्र धातु प्राप्त करना है तो आप धीरे धीरे उसे गर्म करो,
धीरे धीरे उसे ठंडा करो, तो जो मिश्र धातु प्राप्त होगा वो बिल्कुल नरम मिश्र धातु प्राप्त होगा। लेकिन यदि धातुओं को शीघ्रता से गर्म करके शीघ्रता ठंडा किया जाए तो मिश्र धातु कठोर भंगुर हो जाती है। लेकिन आप चाहते हो कि जल्दी से गर्म करें, जल्दी से ठंडा कर दें, तो उस समय जो मिश्र धातु प्राप्त होगा बिल्कुल आप लोगों का कठोर भंगुर प्राप्त होगा। ठीक है, उसे पीटोगे तुरंत टूट जाएगा। तो इस प्रकार धातुओं से मिश्र धातु बनाने में उनकी कठोरता, वायु, जल आदि से क्रिया करके उनके गुण, चमक, रंग, मूल्य आदि बदलकर अधिक उपयोगी बनाया जाता है। ठीक है, इसलिए किसी भी धातु को अगर हमें चमक चाहिए तो उसके लिए किस किन कारकों पर निर्भर करेगा, वायु हुआ, जल हुआ, उनके चमक, रंग, मूल्य आदि को बदलकर हम लोग अधिक और उपयोग बना सकते हैं उसके। ठीक है, और यहाँ पे संगठक भी पूछा था हमसे ना, यहाँ तक पहले आप नोट कर लो, कुछ लाइन अभी बची हैं। संगठक भी हमसे पूछा था, उपयोग भी पूछा था, दो पूछा था ना। तो हमने मिश्र धातु एक पीतल ले लिया है और एक जर्मन सिल्वर। देखो पीतल किससे मिलके बना है, कापर से और जिंक से। कापर 70% होता है और जिंक 30%, तब जाके आपका पीतल बनता है। और उपयोग तार मशीनों के पुर्जे में किया जाता है। पीतल का तार देखते हैं ना, तार मशीनों के पुर्जे में किया जाता है। एक जर्मन सिल्वर है, जर्मन सिल्वर में देखो कापर और जिंक और नियान से मिलकर बना होता है। कापर 50% होता है, जिंक यहाँ पे 35%, नियान 15%। इन तीनों से मिलकर जर्मन सिल्वर बनता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, बर्तन मूर्ति बनाने में। तो देखो दो मिश्र धातुओं को उदाहरण भी हमने बता दिया क्योंकि उसमें हमसे पूछा था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाओ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो पहले देखो 13 में, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में और आगे लगेगा 2023 में। ठीक है, तो समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाना है। सिंपल टॉपिक है समजातीय श्रेणी। कह रहा है कि कार्बन यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं तथा उसके सदस्यों को समजात गण कहते हैं। समझने की कोशिश करो। कार्बन यौगिकों का वह समूह, जो कार्बन यौगिक के समूह होते हैं जिनका सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है, उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं और उसके सदस्यों को हम समजात गण कहते हैं। ठीक है, जैसे में यहाँ पे मेथेनॉल है, एथेनॉल है, प्रोपेनॉल। ठीक है, ये सबके क्रियात्मक समूह एक जैसे होंगे। देखो मेथेनॉल CH3OH, एथेनॉल CH3CH2OH, प्रोपेनॉल CH3CH2CH2OH। और ये याद करना है, बहुविकल्पी में पूछता है कि मेथेनॉल क्या है, एथेनॉल क्या है, ये सूत्र ही दे देगा आपको ऑप्शन बना के, तो याद रखना। तो ये सब क्या है, आपके समजातीय श्रेणी है। ठीक है, अब देखो समजातीय श्रेणी के सदस्यों को निम्नलिखित लक्षण है। ठीक है, लक्षण भी पूछा है ना, तो लक्षण देखेंगे क्या लक्षण है। देखो सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। बिल्कुल जैसा हमने सूत्र, देखो यहाँ पे सभी सूत्र प्रदर्शित किया है ना, तो सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। दूसरी बात, प्रत्येक क्रमागत सदस्यों के जो अणु सूत्र में सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होता है। प्रत्येक क्रमागत जो अगला सदस्य आएगा उसके अणु सूत्र में सिंगल बॉन्ड CH2 का क्या होता है, अंतर होता है। और प्रत्येक क्रमागत सदस्यों के जो अणु भार में लगभग 14 म्यू का अंतर होता है। जो अगला सदस्य उसके सामने आएगा क्रमागत, उसके अणु भार में लगभग 14 म्यू का अंतर होता है। ठीक है, तो यह आप लोगों का था उसके लक्षण। ठीक है, अब जाके ये प्रश्न कंप्लीट हुआ और ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना मेरे प्यारा विद्यार्थियों। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2013 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हजारों स्टार बना लो इस प्रश्न पे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी पूछता ही पूछता है। ठीक है, देखो लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालोगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। होता क्या है, देखो वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ध्यान समझने की कोशिश करना। वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाना प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। जैसे मीथेन की क्रिया अगर हम सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराने पर इसके एक एक करके चारों हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये आपका मीथेन है, क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, इसके चारों हाइड्रोजन के परमाणु हैं, सब क्लोरीन के साथ अलग अलग हो जाएंगे। देखो CH4 प्लस क्लोरीन क्या बना रहा है, CH3Cl बना रहा है। इसके हाइड्रोजन के यहाँ पे 3
हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिल गया, एक हाइड्रोजन बचा तो वो इसके साथ मिलकर क्लोरीन के साथ HCl बना लिया। तो 4 इसके जो हाइड्रोजन के परमाणु हैं वो सभी विभाजित हो जाएंगे क्लोरीन के साथ। यही होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद वाला प्रश्न तो 6 नंबर के लिए आता है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर के लिए प्रश्न आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 में, 17 में, 19 में, 20 में, 22 में प्रश्न लगातार पूछा जाता है। तो कि मेंडलीव का आवर्त नियम तथा इस सारणी की 2 विशेषताएं लिखिए। 6 नंबर के लिए प्रश्न आता है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय के लिए प्रश्न है। तो सिंपल, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या कहता है। तो देखो, मेंडलीव का आवर्त नियम यह कहता है कि इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भारों के आवर्ती फलन का मतलब ये चीज होता है कि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखने पर समान गुणों वाले तत्वों पर नियमित अंतराल के बाद आते हैं। कह रहा है कि अगर तत्वों का समान जो परमाणु भार वाले तत्वों को जैसे पहले हमने रख लिया, उसके बाद वाला उसका परमाणु भार वाला अरेंज करके अगर उस प्रकार में रखूंगा तो उससे हम लोग समान गुण धर्म वाले तत्वों को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसका समझ सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने सजाया था। ये तो मेंडलीव की आवर्त सारणी हुई है। इसकी विशेषता क्या होती है, विशेषता भी हमसे पूछा है। तो विशेषता में हम लोग लिखेंगे कि विशेषता इसकी क्या है। तो पहला विशेषता यह है कि तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा। मतलब जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उससे क्या लाभ होता है। तो पहला तो यह होता है कि तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा हो जाती है। कैसे हो जाती है, अभी देखो। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से तत्वों के भौतिक रासायनिक गुणों का अध्ययन सरल हो गया है। चूंकि समान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया है, अतः किसी समूह के किसी एक तत्व के अध्ययन से उस समूह के अन्य तत्वों के गुणों का पर्याप्त सीमा तक ज्ञान हो जाता है। कहने का मतलब ये चीज है कि मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी को इस प्रकार सजाया है, ठीक है, उससे हमें यह सुविधा हो जाता है कि क्योंकि परमाणु भारों के क्रम के अनुसार उन्होंने सजाया है, उससे हम लोग आसानी से परमाणु भार सबका ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो यह हो गया कि तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा होती है। दूसरा यह होता है कि तत्वों का सही परमाणु भार हम ज्ञात करने में सहायता होती है, कि तत्वों का सही परमाणु भार हमको निकल जाता है। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि सन 1869 से पहले बेरिलियम का जो परमाणु भार था वो 13.5 माना जाता था। 1869 की बात अगर हम बात करें तो पहले बेरिलियम का परमाणु भार कितना माना जाता था, 13.5 माना जाता था। लेकिन बेरिलियम के गुण जो हैं मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के द्वितीय समूह के तत्वों के गुणों के समान है। ठीक है, अतः मूल आवर्त सारणी में जो बेरिलियम है उसका द्वितीय समूह में स्थित होना चाहिए। इस स्थिति में बेरिलियम जो है द्वितीय समूह में स्थित होना चाहिए, और इस स्थिति में बेरिलियम का जो परमाणु भार लिथियम के परमाणु भार 7 तथा बोरान के परमाणु भार 11 के मध्य होना चाहिए। मेंडलीव के अनुसार बताया जा रहा है। इससे मेंडलीव ने निष्कर्ष निकाला कि बेरिलियम का जो परमाणु भार है वो 13.5 नहीं है, तो क्या है भैया, बल्कि 9.4 है। और इसके बाद प्रयोगात्मक परीक्षणों द्वारा यह सिद्ध हो गया कि बेरिलियम का जो परमाणु भार लगभग 9 है। देखो, जब तक आवर्त सारणी नहीं थी मेंडलीव की, पहले 13.5 माना जाता था, लेकिन जैसे आवर्त सारणी उन्होंने बनाया, परमाणु भारों के अनुसार तत्वों को अरेंज किया, तो उनको एनालिसिस हुआ कि नहीं, 13.5 नहीं माना जा सकता है, उसका परमाणु भार 9.4 होगा। फिर उन्होंने सिद्ध किया कि नहीं, 9 होगा लगभग। इसी प्रकार मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से कुछ अन्य तत्वों के सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता भी मिलती है। जैसे यहाँ पे मिल गया है, बहुत सारे परमाणु भारों की सहायता मिलती है इस प्रकार के उनके आवर्त सारणी से। ठीक है, तो यह प्रश्न था जो कि बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रश्न को नोट करना है, जितना हो सके 1 बार 2 बार 5 बार उतनी प्रैक्टिस करके इस प्रश्न को क्या करना है, आप लोगों को याद करना है। ठीक है, प्रश्न में दिखा देता हूँ, यही प्रश्न था ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो, आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आगे के भी प्रश्न लेंगे, अभी तो पूरी बायोलॉजी पूरी फिजिक्स बाकी है। ठीक है, इसी तरह हम लोग 2-3 वीडियो में पूरा का पूरा कवर कर देंगे। बस आप लोगों को प्रैक्टिस करके याद करके जाना, वीडियो को शेयर करना है, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।